हाँ तो भाई, क्या हाल है आप सभी के? सभी अच्छे हैं? चलो, तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा चैप्टर 17 श्वसन एवं गैसों का विनिमय कंटिन्यू चल रहा है और इसमें हम श्वसन की क्रिया विधि को पढ़ के चल रहे हैं। ठीक है। और क्रिया विधि में हमने जैसे देखा कि श्वसन की जो क्रिया विधि है वो 5 चरणों में हमको कंप्लीट करनी थी, जिसमें से हमने उसके 2 इम्पोर्टेंट स्टेपों को देख लिया है। एक तो देख लिया है फुफ्फुसीय संवातन को, किसको? फुफ्फुसीय संवातन। और दूसरा है गैसों का विनिमय। ठीक है, ये 2 स्टेप हम देख चुके हैं। अब एक बात आप मुझे बताओ, जब गैसों का विनिमय हो जाएगा तो सबसे पहले कौन सी गैस का परिवहन होगा? ऑक्सीजन गैस का। कौन सी गैस का? ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि आपने अभी बाह्य अंत श्वसन किया है और आपने O2 को अंदर लिया है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट तीसरा जो हमारा स्टेप है वो है O2 का परिवहन। क्या है? O2 का परिवहन। अब इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो ऑक्सीजन है वो हमारे शरीर में अब किस प्रकार प्रवाहित होगी, अर्थात किस रूप में, कैसे, किसके द्वारा इसका ट्रांसपोर्टेशन होगा हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है भाई, तो यहां इसका इंग्लिश नाम हम जरूर लिख देंगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2। है ना? आप भी लिख लो इसको, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2। ठीक है, अब देखिए, लिखो इसमें अब आराम से, ऑक्सीजन या किसी अन्य गैस का परिवहन उसके द्वारा उत्पन्न निश्चित दाब से होता है। नेक्स्ट पॉइंट, किसी गैस द्वारा उत्पन्न दाब आंशिक दाब कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट, किसी गैस का आंशिक दाब वायुमंडल में उपस्थित उसकी प्रतिशतता के समानुपाती होता है। जैसे O2 की प्रतिशतता 21% है तथा इसका वायुमंडलीय दाब 760 mm ऑफ Hg है। अतः गुणा 100 तो बराबर Hg इसका क्या रहेगा? PO2 रहेगा। ठीक है, नोट कीजिए इसको, फिर मैं आपको समझाऊंगा। ऐसे आराम से नोट कर लो पहले तो आप।
ठीक है, देखो लिख लिया आपने। सुनिए भाई, O2 का परिवहन, तो O2 या किसी भी गैस का यदि ट्रांसपोर्टेशन होता है तो वह उसके द्वारा उत्पन्न एक निश्चित दाब के कारण होता है। ठीक है, और दाब कौन सा हम पढ़ चुके हैं, आंशिक दाब, है ना, पार्शियल प्रेशर। तो नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि किसी भी गैस के द्वारा जो दाब उत्पन्न किया जाता है उसे हम आंशिक दाब कहते हैं। और किसी गैस का आंशिक दाब, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, किसी भी गैस का आंशिक दाब वायुमंडल में उपस्थित उसकी प्रतिशतता की समानुपाती होता है। अर्थात यदि किसी भी गैस का हमें PO2 या PCO2 निकालना है, या पार्शियल प्रेशर यदि हमें किसी गैस का निकालना है, तो मैं आपको सीधी सी बात बता दूं कि उस गैस की वायुमंडल में कितनी परसेंटेज है, उस गैस की वायुमंडल में कितनी परसेंटेज है, उस परसेंटेज के आधार पर हम उसका पार्शियल प्रेशर निकालते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया है ऑक्सीजन का, तो देखो ऑक्सीजन जो होती है वो 21% होती है वायुमंडल में, है ना, और इसका जो वायुमंडलीय दाब होता है वो होता है 760 mm ऑफ Hg। यदि हम इसका PO2 निकालें, यानी कि पार्शियल प्रेशर निकालें, तो देखो 21/760 मल्टीप्लाई 100, तो ये आता है 159.6 mm ऑफ Hg। अच्छा, ये mm ऑफ Hg क्या है, ये इसकी यूनिट है, ये पैमाना है जिसमें हम इसको मापते हैं। आपने पैमाने देखे होंगे ना, जैसे वजन को हम किलोग्राम में, लिक्विड को हम ml वगैरह में ना, ऐसे। तो ये इसका पैमाना है mm ऑफ Hg। तो यहाँ तक आपने बात लिख ली, समझ ली, है ना। नेक्स्ट वन लिखो इसी में, O2 का परिवहन दो प्रकार से होता है। नंबर 1 प्लाज्मा द्वारा 2 से 3%, और नंबर 2 है हीमोग्लोबिन द्वारा, यह है 97 से 98%। ठीक है, हीमोग्लोबिन द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, O2 हीमोग्लोबिन से जुड़कर एक चटकीले लाल रंग का यौगिक बनाती है, जिसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। इसमें इंक नहीं है, थोड़ी दिख रहा है क्या आपको क्लियर? चलो आप लिखो, मैं इंक डाल देता हूँ इसमें। लिख लियो इस पॉइंट को, है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक, अच्छा अब मैं जो हीमोग्लोबिन है ना उसको शॉर्ट में लिखता हूँ ना, ये आप पॉइंट याद रखो, HB। HB मतलब हीमोग्लोबिन का ही प्रतीक होता है ना। अब इससे आप याद रखना इसको, एक हीमोग्लोबिन अणु
4 O2 के अणुओं से जुड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसे हम ऑक्सीजनेशन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कोशिकाओं में O2 का आंशिक दाब mmHg होता है। इस समय 97% हीमोग्लोबिन संतृप्त होता है। जैसे ही O2, अच्छा ये PO2 करना आप ना, PO2 कर देना। जैसे ही O2 फेफड़ों से बाहर आती है तो ऊतकों में PO2 कम व PCO2 अधिक होने के कारण यह ऊतकों में मुक्त होने लगती है, ठीक है। इनको भी आप नोट कीजिए। ऊतकों में मुक्त होने लगती है। लिख लिया? चलिए अब सुनिए भाई, ये ऑक्सीजन का परिवहन चल रहा है और ऑक्सीजन के परिवहन में हमने जो स्टार्टिंग के कुछ पॉइंट लिखे थे वो पॉइंट केवल ये लिखे थे कि भाई ये आंशिक दाब वाला क्या सिस्टम है ना। सिंपल सी बात थी वहाँ पर कि भाई कोई भी गैस का यदि परिवहन होना है तो वो आंशिक दाब के कारण परिवहन होती है ना, आंशिक दाब के कारण। अब हम आंशिक दाब समझ चुके हैं क्या, कि कोई भी गैस जितना दाब बॉडी के अंदर लगाती है, कोई भी गैस, हम उसे उसका पार्शियल प्रेशर बोल देते हैं। अब वहाँ इतना किया था कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर किस प्रकार हम निकालते हैं, ठीक है, उसकी परसेंटेज के आधार पर। अब यहाँ से हमारा नेक्स्ट काम स्टार्ट होता है और वो क्या है कि O2 का जो परिवहन है हमारे शरीर में, ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वो दो प्रकार से हो सकता है। एक तो होता है प्लाज्मा के द्वारा, क्योंकि रक्त है, रक्त में आपने देखा होगा कि प्लाज्मा और हमारी रक्त कणिकाएं होती हैं, यही दो पार्ट होते हैं रक्त के। तो एक होती है प्लाज्मा, तो प्लाज्मा के माध्यम से तो ऑक्सीजन मात्र 2 से 3% ट्रांसपोर्ट होती है, जबकि हीमोग्लोबिन, ये वही हीमोग्लोबिन है जो आरबीसी के अंदर पाया जाता है। रक्त कणिकाओं का नाम सुना है आपने, लाल रुधिर कणिका, तो उन कणिकाओं के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो उस हीमोग्लोबिन के द्वारा ही हमारे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है 97 से 98
8%। समझ में आ गई बात, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये तो हमें बात याद हो जाएगी कि इसका परिवहन दो प्रकार से हम कर सकते हैं, एक तो प्लाज्मा के द्वारा और एक हीमोग्लोबिन के द्वारा। अब हम देखते हैं कि हीमोग्लोबिन क्या करता है। तो देखिए, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़कर, जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन से जुड़कर एक चटकीले लाल रंग का यौगिक बनाती है। अच्छा, ये कहाँ जुड़ेगी मैं आपको बताऊं। कल की वीडियो को आप याद कीजिए, मैंने जो ऑक्सीजन थी वो कूपिका के अंदर आएगी ना, और जो कूपिका के चारों ओर जो रुधिर वाहिनी थी उनमें आरबीसी थी कि नहीं, है ना। तो जो ऑक्सीजन है वो विसरित होकर कूपिका से कहाँ जाएगी, रुधिर केशिका में, ठीक है। और उस रुधिर केशिका में क्या होंगी, आरबीसी। तो आरबीसी से ये आरबीसी के अंदर होगा हीमोग्लोबिन। तो उस हीमोग्लोबिन से ये ऑक्सीजन जुड़ती हुई चली जाती है, और इनके जुड़ने से ही जो रक्त होता है वो कैसा हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। समझ में आ गई बात। तो ये सिस्टम होता है। तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़कर एक चटकीले लाल रंग का यौगिक बनाती है। अच्छा, ये जो यौगिक होता है ना, ये अस्थायी होता है। कैसा होता है, अस्थायी, मतलब ये परमानेंट नहीं बनता, ये दोबारा टूट जाता है और फिर दोबारा बनता है। यौगिक बनाती है जिसे हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, इसमें क्या है कि एक हीमोग्लोबिन अणु 4 ऑक्सीजन के अणुओं से जुड़ता है। मतलब 4 ऑक्सीजन के अणु एक हीमोग्लोबिन से जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि कितने ऑक्सीजन के अणु हीमोग्लोबिन से जुड़ते हैं, तो 4 अणु जुड़ते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, ऑक्सीजन का जुड़ना हीमोग्लोबिन से क्या कहलाता है, ऑक्सीजनेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीजनेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, अब हम, ये तो जनरली बात हो रही है, अब हम देखते हैं कि आखिर किस प्रकार वो ट्रांसपोर्ट होगी अपने आंशिक दाब के कारण। मैंने आपको एक बात बता रखी है कि कोई भी गैस है वो अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करती है, विसरित करती है ना। तो एक बात बताओ, ये जो अभी ऑक्सीजन आपकी कूपिकाओं में है, उन कूपिकाओं में PO2 का आंशिक दाब मैंने आपको कितना लिखाया था, 101.2 mm ऑफ Hg। मतलब बहुत ज़्यादा आंशिक दाब अभी ऑक्सीजन का है। कहाँ, जब वो कूपिकाओं में है। और इस समय 97% हीमोग्लोबिन संतृप्त होता है। मतलब क्या है इसका, कि टोटल हीमोग्लोबिन का 97% जो है वो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ रहता है, मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में रहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट, जैसे ही ऑक्सीजन फेफड़ों से बाहर आती है, अब यूं मानो कि आपकी जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन से जुड़ गई, आरबीसी से, क्योंकि उसका आंशिक दाब कम था ना, रक्त केशिका का। समझ रहे हैं, हाँ। तो जैसे ही ऑक्सीजन है ना वो फेफड़ों से बाहर आएगी, तो वो ऊतकों में, अब जो शरीर के ऊतक हैं आप देखिए, तो शरीर के ऊतकों में तो PO2 भाई कम होती है, उसका सांद्रता कम होती है, और CO2 का सांद्रता ज़्यादा होती है ऊतकों में, है ना। यदि ऊतकों में PO2 कम है, यानी कि ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम है, तो एक बात आप मुझे बताओ कि अब ऑक्सीजन रुधिर केशिका से ऊतकों में मुक्त होने लगेगी, नहीं होने लगेगी, ठीक है, होने लगेगी ना। तो यही वो बात कह रहा है कि जैसे ही ऑक्सीजन फेफड़ों से बाहर आती है तो ऊतकों में PO2 कम और PCO2 अधिक होने के कारण यह ऊतकों में मुक्त होने लगती है, ठीक है। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट पॉइंट अभी इसमें लिखो,
जैसे जैसे PO2 का मान कम होता जाता है, वैसे वैसे ये ऊतकों में मुक्त होने लगती है। जब PO2 का मान 40 mmHg हो तो हीमोग्लोबिन 70% संतृप्त होता है, और जब इसका मान 30 mmHg हो जाए तो हीमोग्लोबिन 50% संतृप्त रहता है। अर्थात जैसे जैसे PO2 कम होता जाता है, वैसे वैसे हीमोग्लोबिन की संतृप्तता कम होती जाती है और O2 ऊतकों में मुक्त हो जाती है। ठीक है, नोट कीजिए पहले इसको, फिर मैं इन तीनों पॉइंटों को समझाऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट के पॉइंट है ये, नोट कीजिए आराम से। लिख लो आराम से ना। चलिए, नोट कर लिया। देखो अब ये कहता है कि भाई अब जो ऑक्सीजन है वो रुधिर केशिका में आगे आगे बढ़ती जा रही है ना, तो धीरे धीरे उसका जो PO2 है उसके मान में क्या आती जाएगी, कमी आती जाएगी, है ना, समझ रहे। और जितनी इसमें कमी आती जाएगी वो उतनी ही उसमें ऑक्सीजन को अपने मुक्त करती हुई जाएगी। तो ये कहता है जैसे जैसे PO2 का मान कम होता है वैसे वैसे ये ऊतकों में मुक्त होने लगती है। अर्थात देखो, यदि PO2 का मान कम हो रहा है, मतलब उसका आंशिक दाब यदि कम हो रहा है, तो हीमोग्लोबिन की जो संतृप्तता है ना वो भी कम होने लगती है। संतृप्तता का मतलब ये समझो, जैसे मान लो कि जब ऑक्सीजन का PO2 101 mmHg था, तो उस समय यूँ मानो 97 अणु से ऑक्सीजन संबंधित थी। अब धीरे धीरे ये आगे बढ़ी तो कुछ ऑक्सीजन के अणु रिलीज हो गए ना ऊतकों में। तो एक बात आप मुझे बताओ, ऊतकों में यदि ऑक्सीजन रिलीज होगी तो वो किसको छोड़कर रिलीज होगी, हीमोग्लोबिन के अणु को, है ना। तो अब हीमोग्लोबिन अणु के जो फ्री अणु हैं उनकी संख्या बढ़ेगी ना, है ना। तो वही पॉइंट है कि जब PO2 का मान 40 mmHg हो जाए, जबकि पहले कितना था 101, तो हीमोग्लोबिन के कितने अणु संतृप्त रह जाते हैं, मात्र 70%। और इसी प्रकार जब इसका मान 30 mmHg हो जाए तो आधे अणु ही संतृप्त रह जाते हैं। ठीक है, तो एक सिंपल सी बात यहाँ पे आई है कि जैसे जैसे PO2 का मान कम होता जाता है वैसे वैसे हीमोग्लोबिन की संतृप्तता भी कम होती जाती है और जो ऑक्सीजन है वो ऊतकों में मुक्त होती जाती है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब यहीं पर
एक आप छोटी सी हेडिंग यहीं पर लगाएंगे, इसी के अंदर सब हेडिंग है जिससे मैं अलग से हेडिंग करके यहाँ आपको लिखा रहा हूँ। आप यहाँ नोट कीजिए, ऑक्सीजन वियोजन चक्र, ऑक्सीजन वियोजन चक्र। तो लिखो PO2 में जैसे जैसे गिरावट आती है, हीमोग्लोबिन की संतृप्तता भी कम होती जाती है। अतः हीमोग्लोबिन की संतृप्तता व O2 के आंशिक दाब के मध्य एक ग्राफ खींचा जाए तो वह एस आकार का प्राप्त होता है, जिसे ऑक्सीजन वियोजन चक्र कहते हैं, जिसे ऑक्सीजन वियोजन चक्र कहते हैं। तो ये ऑक्सीजन वियोजन चक्र भी आप याद रख के चलना, 1 नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ऑक्सीजन वियोजन चक्र क्या है। तो एक सिंपल सी बात है कि जैसे जैसे PO2 में गिरावट आएगी, हमारे हीमोग्लोबिन की जो संतृप्तता है वो भी कम होती जाएगी, है ना, ये हमको पता है। अब ये कहता है कि हीमोग्लोबिन की संतृप्तता और ऑक्सीजन के आंशिक दाब के मध्य यदि हम एक ग्राफ खींचें तो हमें एक एस आकार का ग्राफ प्राप्त होता है, जिसे हम ऑक्सीजन वियोजन चक्र कहते हैं। तो एक सिंपल सी परिभाषा है कि हीमोग्लोबिन की संतृप्तता व O2 के आंशिक दाब के मध्य यदि कोई हम ग्राफ खींचें तो एस आकार का ग्राफ एक प्राप्त होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन वियोजन चक्र कहते हैं। समझ में आ गई बात, है ना, बहुत सिंपल है। ठीक है भाई, तो चाहे तो आप इसका ग्राफ बना सकते हैं, तो इसका ग्राफ बना लीजिए, है ना। ये है PO2 और यहां मैं लिख देता हूं HV की संतृप्तता, है ना, मान इसके 10, 20, 30, 40, 50, 60, 10, 20, 30, 40, 50, 60। ठीक है, और बस आपको कुछ नहीं करना है, ये इस प्रकार का वक्र है, इसी हम ऑक्सीजन वियोजन चक्र के नाम से जानते हैं। बना लो आराम से। बना लिया। यह है ऑक्सीजन वियोजन चक्र। इसका एक सीधा सा मतलब है, ये आंशिक दाब है, ये हीमोग्लोबिन की संतृप्तता है, जैसे जैसे ये कम होता जाएगा वैसे वैसे ये इधर मुड़ता हुआ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन वियोजन चक्र की आप डेफिनेशन जरूर याद रखना, बहुत सिंपल है। PO2 कम हो रहा है तो हीमोग्लोबिन की संतृप्तता कम हो रही है। यदि इन दोनों के मध्य में एक ग्राफ खींचें तो एक एस आकार का ग्राफ हमें प्राप्त होता है, जिसे हम ऑक्सीजन वियोजन चक्र कहते हैं। बस इतनी सी बात है। ठीक है,
बना लिया आराम से। चलो नेक्स्ट, अब इसी में एक और हेडिंग है और फिर ये हमारा टॉपिक कंप्लीट, और वो है बोहर प्रभाव। बोहर प्रभाव ये भी एक नंबर का पूछ लिया जाता है ना। तो देखिए, जैसे जैसे रुधिर केशिकाओं में PCO2 का मान बढ़ता जाता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन से O2 की मुक्ति उतनी ही सुगमित हो जाती है, जिससे ऑक्सीजन वियोजन चक्र दाईं ओर मुड़ जाता है। इसे बोहर प्रभाव कहते हैं। नोट लिख के, इसका मुख्य कारण H+ आयन है, जो हीमोग्लोबिन से जुड़कर उसकी O2 से जुड़ने की क्षमता को कम कर देना है। ये लिख लीजिए आप, बोहर प्रभाव। फिर मैं इसको समझाऊंगा, ये लास्ट है, नोट कीजिए फटाफट है। ठीक है, देखो क्या है भाई बोहर प्रभाव, कि जैसे जैसे रुधिर केशिकाओं में, अब रुधिर केश का मतलब रुधिर वाहिनी, उसमें जैसे जैसे PCO2 का मान बढ़ता जाता है, वो तो होता ही है, मैं आपको बता दिया कि PO2 का मान कोशिकाओं में अधिक होता है, और लेकिन रुधिर केशिकाओं में PCO2 का मान अधिक होता है, क्योंकि रुधिर केशिकाओं में अभी अशुद्ध रुधिर है, और अशुद्ध रुधिर में क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो PCO2 का अधिक मान कहाँ पर रहेगा, रुधिर केशिकाओं में। और यदि रुधिर केशिकाओं में PCO2 का मान अधिक है तो PO2 का मान कैसा रहेगा, कम, है ना। तो फलस्वरूप क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है वो कम मान की तरफ आएगी, तो अर्थात कोशिकाओं से केशिकाओं में या केशिकाओं से ऊतकों में जाएगी, है ना, इस प्रकार। तो कहता है जैसे जैसे रुधिर केशिकाओं में PCO2 का मान बढ़ता जाता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन से O2 की मुक्ति उतनी ही सुगमित हो जाती है, मतलब उतनी जल्दी ही ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटता है, जिससे ऑक्सीजन वियोजन चक्र दाईं ओर मुड़ जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, बोहर प्रभाव कहते हैं। एक बोहर नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस घटना के बारे में बताया। फिर उन्होंने कहा कि इसका जो मुख्य कारण है बोहर प्रभाव होने का, वो H+ आयन है। ये H+ आयन क्या करता है कि हीमोग्लोबिन से जुड़कर उसको तोड़ता है और उसकी ऑक्सीजन से जुड़ने की क्षमता को प्रभावित करता है, जिससे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ नहीं पाता और हमारा जो ऑक्सीजन वियोजन चक्र है वो अचानक दाईं ओर मुड़ जाता है। ठीक है, तो ये भैया कंप्लीट हुआ ऑक्सीजन का परिवहन। समझ में आ गई बात? तो पूरी चीज़ें आप नोट कर लेना, हर पॉइंट में आपको इसलिए यहाँ पे लिखा रहा हूँ। ठीक है,
बाकी जो नेक्स्ट स्टेप है, कल कल हमारी जो ये क्रिया विधि है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, एक दिन का चैप्टर और आपका ये बचा है। ठीक है, तो बाकी बातें करेंगे अब कल।